बेकन, फ्रांसिस बेकन भी एलिजाबेथन एज का राइटर था। एलिजाबेथन एज के बाकी राइटर कौन से हैं? क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, गुड। एडमंड स्पेंसर। याद है क्या कुछ इनके बारे में? हम पढ़ चुके हैं, मैकबेथ पढ़ा ही है उसका। एलिजाबेथन एज कब से कब तक है? 1603 तक, हाँ 1558 से। हाँ, जब एलिजाबेथ का राज था इंग्लैंड पे, इस दौरान। और वो जो है ना गोल्डन पीरियड कहलाता है उस लिटरेचर का, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे राइटर हुए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई, प्ले लिखे गए, नॉवेल्स लिखे गए, पोइम्स लिखी गई। सबसे फेमस कौन है? शेक्सपियर। शेक्सपियर। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो। उसने क्या लिखा था? अभी तो पढ़ी थी वही क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर उसमें अपने वो पढ़ा था ना, द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। तुम नहीं आई थी ना उस दिन, दोबारा पढ़ लें, कोई बात नहीं। फ्रांसिस बेकन फेमस है अपने एसेज के लिए। किन चीज़ों के लिए? ये एसेइस्ट बोला जाता है इसको। एसे आपको पता है क्या होता है? क्या? जिसमें 12th में भी आते थे। हाँ हाँ। ऐसे आप क्या समझते हो एसे से? ऐसे क्या होता है? निबंध होता है एक type निबंध या लेख है ना, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, कोई राइम स्कीम वगैरह ये पोएम की तरह नहीं होती। सिंपल पैराग्राफ्स के अंदर जो लिखा जाता है और एक टॉपिक पे लिखा जाता है। ऐसे आपने कोई इंटरेस्टिंग ऐसे पढ़ा लाइफ में? जिससे इंटरेस्टिंग लगता है। लिखे तो है ही, मेरा विद्यालय, मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय फादर, माय मदर, ये ऐसे ही तो थे। ऐसे ही होते ना, ए सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन, ए सीन ऑफ एन इलेक्शन बूथ, और ऐसे कौन कौन से? हाउ आई प्रिपेयर टी। रट्टे मारे होंगे, वरना यहाँ पहुँचते नहीं ना रट्टे मारे होते तो है ना। तो ये भी एक एसेइस्ट है, ये बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखे हैं इसने, और इसके ऐसे पढ़ते हैं तो आदमी की बुद्धि तेज होती है, शार्प होती है। इसने वर्ल्डली विजडम के बारे में बहुत बताया कि दुनियादारी क्या चीज़ है, दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया से कैसे डील करना है। ये सारी चीज़ें इसने हर टॉपिक पे लिखा है। ट्रुथ के बारे में लिखा है, स्टडी के बारे में लिखा है, रिवेंज के बारे में लिखा है, जितने भी टॉपिक आप सोच सकते हो ना, उन सभी टॉपिक पे इसने ऐसे लिखे हैं। थोड़ी पुरानी इंग्लिश के अंदर लिखा है, पर लिखे बहुत अच्छे हैं। और इसके कई कोट्स हैं जो आज भी बहुत ही फेमस हैं। मैंने जो तुम्हें कोट्स भेजे थे ना चार्ट बनाने के लिए, उसमें काफ़ी कोट्स फ्रांसिस बेकन के लिए। एक बच्ची तमन्ना बना के भी लाई थी, उसमें लगाया हुआ है चार्ट ब्लैक कलर का, उसमें आप देखना फ्रांसिस बेकन के कोट्स आपको काफ़ी मिलेंगे। चलो इसके बारे में पढ़ देते हैं अपने। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैं आपको हाथों हाथ बताता जाऊँगा। जैसे फ्रांसिस बेकन है ना, इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, कब से कब तक है? 1626 तक, ये याद रखना, ये इसका जीवन काल था। कौन पढ़ेगा? नताशा। About the author, Francis Bacon was an English philosopher, statesman, scientist, and author who played a key role in the development of the scientific method during the Renaissance. अब देखो ये कितने रोल अदा किए इसने। एक ही आदमी क्या क्या था? इंग्लिश फिलोसोफर था। फिलोसोफर कौन होते हैं? जो गैस करते रहते हैं कि ऐसा होगा। गैस करते हैं। फिलोसोफर वो आदमी होता है जो जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करता है कि जीवन क्या है, हम यहाँ क्या लेने आए हैं, जीवन के बाद क्या होगा, जीवन से पहले क्या था। आपके दिमाग में आती है ये बातें? कभी कभी अकेले में बैठे हो तो सोचते हैं ना, अभी क्या ये नाटक है, ज़िंदगी आए हैं चले जाएंगे, क्या करने आए हैं, मौत के बाद क्या होगा, ये पृथ्वी और इंसान ही होता तो होता क्या मेरे बाद क्या होगा, तुम ये नहीं सोचती कभी? नहीं, बाद का तो नहीं, मैं सोचती अगर ये सब ही नहीं होता तो होता क्या। ब्रह्मांड के बारे में पता है कुछ? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इतना बड़ा है कि आदमी सोच रहे हैं दिमाग ख़राब हो जाए इसका, इतना बड़ा है। तो आदमी के मन में एक नेचुरल जिज्ञासा होती है। ऐसा होता है कि आदमी की अगर भूख मिट जाए या उसकी बेसिक चीज़ें नीड पूरी हो जाए, भी कपड़ा मिल जाए, भूख मिट जाए, खाना मिल जाए, मकान मिल गया, फिर उसका दिमाग चलता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है, ये पृथ्वी है क्या, इतने सारे जीव जंतु हैं, ये किसने बनाए हैं, क्या पर्पज़ है इनका, पहले कहाँ था जन्म से पहले, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये सारी बातें। और जीवन जिया कैसे जाए, भगवान की भक्ति की जाए या आनंद लिया जाए। कई कहते हैं ना कि आनंद नहीं लेना, भगवान की भक्ति करनी है, आनंद लोगे तो पाप लगेगा। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि ना तो इस जीवन के बाद कुछ है, ना इसके पहले कुछ था, जी आए हो तो पूरे मज़े करके जाओ, किसी के बारे में कुछ मत सोचो। ये सभी की अलग अलग थिंकिंग है। ऐसे लोग जो ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? वो फिलोसोफर कहते हैं। कई लोग फिलोसोफर को पागल लोग भी कहते हैं कि पागल इसको काम देंगे कुछ और फालतू की बातें करता रहता है, क्योंकि जो लोग बिजी होते हैं उनके दिमाग में ऐसी बातें
नहीं आती, वो तो बेचारे सारा दिन काम ही में लगे रहते हैं। कई लोग मनी माइंडेड होते हैं, उनको सारा दिन पैसा ही पैसा चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये बस पैसा कहाँ से लाएं। पैसा खर्च करना नहीं आता उनको, कमाना आता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कमा के चले जाते हैं, यूज़ किया ही नहीं। जिस दर के लिए इतने परेशान रहे उसको यूज़ तो करके ही नहीं गए, फिर फ़ायदा क्या हुआ। आप तो ऐसे नहीं हो गए। अब देखो, ये आदमी इतना विद्वान आदमी था कि ये फिलोसोफर भी था। आगे क्या था? स्टेट्समैन। स्टेट्समैन कौन होता है? स्टेट्समैन होता है राजनीतिज्ञ, राजनेता, उसको स्टेट्समैन कहते हैं। पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन भी था। और क्या था? साइंटिस्ट भी था। और क्या था? ऑथर। ऑथर भी था। ऑथर कौन होता है? लेखक। लेखक तो है ही है, तो हम पढ़ रहे हैं। एंड प्ले की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अब ये 500 साल पहले की बातें कर रहे हैं, उसमें लोग अंधविश्वासी होते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी, साइंस के बारे में लोगों को कम पता था। ये आदमी ऐसा था जिसने सबसे पहले कहा कि किसी भी चीज़ पे विश्वास तभी करना है जो साइंटिफिकली प्रूव हो जाए, यानी बार बार एक ही चीज़ करें और एक ही रिजल्ट आए तो मानेंगे कि ये बात ऐसी होती है। अंधविश्वासी लोग क्या करते हैं, एक बार ही कोई चीज़ हो गई तो उसको माने बैठे कि हाँ भी यही है। मान लो आप किसी मंदिर में गए, किसी ऐसी जगह गए जहाँ जाके आपका कोई दर्द ठीक हो गया, तो आप कहोगे भगवान में ताकत है। लेकिन साइंस क्या कहती है? 100 बार जाओ, 100 बार वैसे रिजल्ट आए फिर मानेंगे, एक बार हो तो कहीं लग सकता है। तो साइंस इस बात पे बेस्ड है। साइंस का मेन प्रिंसिपल क्या है? तब तक विश्वास नहीं करना जब तक प्रूव ना हो जाए। और बात प्रूव क्या कब होती है? तो वो कितने भी बार करो रिजल्ट सेम आए। तो साइंस इसी पर बेस्ड है। साइंस कहती है कितनी बार मर्जी कर लो, ऐसा ना हो कि एक बार रिजल्ट कुछ हो रहा है, एक बार कुछ हो रहा है, एक बार कुछ हो रहा है, फिर वो बात को साइंस नहीं मानती। वो साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं होती। कई दवाइयाँ भी क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं, आपको पता होगा। ये दवाइयाँ जो आती है ना, एलोपैथी दवाइयाँ जो भी है, ये क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं। क्लिनिकली टेस्टेड होने का मतलब क्या है? बार बार टेस्ट किया जाता है लोगों पर। पहले जानवरों पे करते हैं, फिर लोगों पे बार बार टेस्ट करते हैं, हर तरह के आदमी पे टेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि रिजल्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। एक जैसा रिजल्ट आए तब वो उस पर ठप्पा लगाते हैं, अब ये प्रूवन है चीज़। तो ये आपने जब साइंस पढ़ी होगी, हर बात को हम किससे सिद्ध करते हैं? प्रयोग द्वारा। आपने ना प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि वायु में भार होता है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 20% है। यानी हर चीज़ साइंस क्या मांगता है? एक्सपेरिमेंट मांगता है साइंस। यूँ नहीं किसी ने कह दिया कि वहाँ उस बाबे में ताकत है, भी जाओ झाड़ा डाल दे ठीक हो जाएगा। फिर झाड़ा डालने 100 लोग गए, 2 ठीक हो गए, हमने मान लिया। ऐसा थोड़ी है, या तो 100 के 100 ठीक होते फिर मानते। पैरासीटामोल आप दवाई लेते हो ना, तो सभी का दर्द कम होता है, कोई भी ले ले भले। पैरासीटामोल तो लेते हैं सारे हम, कोई बुखार हो जाए, सर दर्द करने लगे, सभी का दर्द कम होता ही, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। ये आदमी पहला था जिसने ये बात कही थी कि किसी भी बात को तब मानना है जब प्रूव हो जाए। और इसकी मौत पता है कैसे हुई थी? बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मरा था ये देख रहा था कि बर्फ़ का इंसान पे क्या असर होता है। इसने अपने आप को बर्फ़ के अंदर दबा दिया, खुद को ऊपर। इसने कहा मेरे ऊपर रख दो बर्फ़ ही बर्फ़, मैं बर्फ़ के अंदर। इसको ये था कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। इसको ये लग रहा था कि बर्फ़ से इंसान जो वो ताकतवर हो जाएगा या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो इसने अपने आप को बर्फ़ के नीचे दबा लिया। बाद में जब इसको निकाला तो इसको भयंकर निमोनिया हो गया और ये मर गया। यानी इसकी मौत भी किससे हुई? साइंस के सेक के लिए हुई, साइंस की एक्सपेरिमेंट करने के लिए हुई। एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आपको पता होगा ज़्यादातर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? पहले चूहों पे होता है, जानवरों पे करते हैं। जानवरों पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते होते हैं, फिर कुछ लोग खुद सामने आते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, हम पे कर लो एक्सपेरिमेंट। जैसे कुछ लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग अंगदान भी कर देते हैं मरने के बाद, है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो वॉलंटियरली आ जाते हैं। ऐसे तो कौन आएगा? आप चले जाओगे, आपको मैंने दवाई बनाई है, तेरे पे कर लूँ का इस्तेमाल? तो कौन करना चाहेगा? ख़राब कर जाए तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हिम्मती लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से आ जाते हैं कि हम कर लेंगे। इंग्लिश में एक वर्ड है गिनी पिग। गिनी पिग वो पिग होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस आदमी को भी कई बार कह देते हैं गिनी पिग, यानी वो पिग जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो कई बार वो जो अंग्रेज़ लोग हैं ना, वो चालाकियाँ भी करते हैं। हमारे देश में, गरीब देशों में ना, वो दवाइयाँ भेज देते हैं अपने सस्ते रेट पे, पर क्या पता लगाने के लिए कि दवाई असर कर रही है कि नहीं। उन पे असर कर जाए तो फिर खुद खाते, नहीं तो नहीं खाते। तो हमारे जैसे लोग कई बार कहते हैं कि हम कोई गिनी पिग थोड़ी हैं। गिनी पिग का मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ी हैं हम लोग, कई लोग करवाते भी हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन का एक फैक्ट कि वो साइंटिस्ट भी था, ऑथर भी था, एंड ही इज़ मोस्ट फेमस इन लिटरेचर फॉर हिज एसेज।
ओके, पढ़ो आगे। He is often regarded as one of the pioneers पायनियर्स, of पायनियर कौन होता है? पायनियर होता है अगुवा, लीडर, जो सबसे पहले कोई काम करता है वो पायनियर होता है। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ फ्रेशर्स पार्टी की, तो आप फ्रेशर्स पार्टी के क्या हुए? पायनियर्स हुए, यानी जो सबसे पहले कोई काम करके दिखाता है, फिर लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो वो पायनियर था किसका? एम्पायरिसिज्म का था। एम्पायरिसिज्म वही चीज़ होती है, एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ सिद्ध करना, उसको एम्पायरिसिज्म भी कहते हैं। तो ये पायनियर था एम्पायरिसिज्म का, इंग्लिश वर्ल्ड के अंदर, उस वर्ल्ड के अंदर। एंड दी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और साइंटिफिक जो क्रांति हुई थी, एक विज्ञान की क्रांति इस समय शुरू हुई थी। आगे Bacon's contributions extend to various fields including philosophy, politics and literature. गुड, ये इसके फील्ड हैं। Philosophy and scientific method. इसमें आप कुछ मत पढ़ो, इसमें जो बोल्ड लेटर्स में लिखा ना नोवम ऑर्गेनम, ये इसकी एक बुक है, उसका नाम है। ये शायद आपको पूछ ले, वैसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। आगे क्या है? स्टेटमैनशिप एंड पॉलिटिकल कैरियर, ये राजनेता भी था, राजनेता भी रहा हुआ है। क्या रहा हुआ है ये? ही सर्व्ड एज लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड अंडर जेम्स वन। एलिजाबेथ के बाद जेम्स वन राजा बना था, उसके साथ ये क्या बना था? लॉर्ड चांसलर का एक पोस्ट थी, राजा के अंडर में थी। आगे अपने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ये पढ़ो। From a literary standpoint, Bacon is renowned for his prose style and the innovative use of the essay as a literary form. किसके लिए जाना जाता है ये? फॉर हिज प्रोज स्टाइल। ऐसे होता है ना, उसको प्रोज भी कह देते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है ऐसे और प्रोज के अंदर। पोइट्री एंड प्रोज, और प्रोज को हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो इसने पोइट्री नहीं लिखी, इसने कोई क्या लिखे? इसने प्रोज लिखी है, और इसका एक स्टाइल भी बड़ा अलग था, इनोवेटिव था। यानी ये सीधा ही ऐसे शुरू कर देता था, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं देता था, सीधा बस टू द पॉइंट ही बात करता था, छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखता था। और छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे होते थे कि जिनको एक्सप्लेन करो तो बहुत बड़ी बात बन जाती थी। अभी अपने ये लेसन पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। He was a prolific writer and essayist. वो कैसा राइटर था? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक वो होता है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाता है, बहुत ज़्यादा जो वर्क करता है, वो प्रोलिफिक होता है। जैसे एक आदमी उसने बहुत सारे गाने गाए हैं तो वो प्रोलिफिक सिंगर हो गया, या एक आदमी जिसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं तो वो प्रोलिफिक क्या हो गया? पोइट हो गया। तो ये प्रोलिफिक राइटर है, इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। His essays collected in works such as Essays, Civil and Moral, cover a wide range of topics including friendship, studies and human nature. Bacon's essays वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, यानी इसने फ्रेंडशिप पे भी लिखा है, स्टडी पे भी लिखा है, ह्यूमन नेचर पे भी लिखा है। इसने खूब ऐसे लिए 50-60 ऐसे हैं कम से कम जो फेमस हैं इसके। Bacon's essays are known for their concise and aphoric. एफोरिस्टिक स्टाइल। कंसाइज एंड एफोरिस्टिक का मतलब संक्षिप्त, छोटा, डिटेल में नहीं बहुत ज़्यादा। ये गागर में सागर भरता है, कहावत सुनिए ना, गागर में सागर, क्या होता है उसका मतलब? बहुत बड़ी बात को छू हाँ, बस इसने यही किया, इसको कंसाइज और एफोरिस्टिक बोलते हैं। आगे offering insights into the complexities of human behavior and society. Bacon's आ जाओ, ले आओ चेयर। Bacon's essays such as of studies of truth and of ambition are characterized by their concise and aphoristic nature. His writing is marked by clarity, wit and keen observational skills, unlike the elaborate and ornate style typical of the Elizabethan era. Bacon's prose is straightforward and aims at the effective communication of ideas. ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है 4 लाइनें, क्योंकि इसमें बेकन की क्या की गई है? प्रशंसा, तारीफ। और आपको हर राइटर की तारीफ खुल के करनी है, भले वो पोइट और भले वो कोई भी हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऑफ स्टडीज़ बेकन का 131 नंबर पेज पर है। तो जहाँ भी आपको दिखे कि इसमें राइटर की प्रेज़ की गई है, वो लाइन अच्छे से याद कर लेनी। हर क्वेश्चन में काम आ जाती है वो, भले एक्सप्लेनेशन करोगे, छोटा क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस राइटर के बारे में तो हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना ही है। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। हिज राइटिंग इज़ मार्क्ड बाय का मतलब होता है विशेषता होना, खासियत होना। क्या खासियत है उसकी? क्लैरिटी, स्पष्टता, विट, बुद्धिमानी एंड कीन ऑब्जर्वेशनल स्किल। और उसने ऑब्जर्वेशन का स्किल दिखाया इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या होता है?
किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को गौर से देखना, उसके बारे में पता लगा लेना। जैसे हम ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि कौन बच्चा पढ़ने आया और कौन बच्चा मस्ती मारने आया, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन है ये। तो उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन स्किल था लाइफ के प्रति। उसने लाइफ के हर टॉपिक पे लिखा है, हर टॉपिक पे अपने राय दी और अच्छे से बताया है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है लाइफ के अंदर। और क्या था इसमें, अनलाइक द इलेबोरेट एंड ऑर्नेट स्टाइल। अनलाइक का मतलब होता है उलट, लाइक का मतलब जैसे, अनलाइक का मतलब उलट, विपरीत। अब यानी जो टिपिकल एलिजाबेथन एरा के जो बाकी राइटर थे उनके विपरीत उनका स्टाइल कैसा था, इलेबोरेट एंड ऑर्नेट। उनका स्टाइल था इलेबोरेट करने का, यानी वो हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताते थे। और ऑर्नेट स्टाइल था, ऑर्नेट स्टाइल का मतलब बड़े बड़े शब्द यूज़ करना, हार्ड शब्द यूज़ करना। जैसे कोई लोग भाषण देते हैं ना, तो ऐसे क्लिष्ट शब्द यूज़ करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं एकदम सिंपल भाषा में बोलते हैं। तो जो अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं ना, हाई बोम्बास्टिक वर्ड कहते हैं उनको, उसको ऑर्नेट स्टाइल कहते हैं। ऑर्नेट यानी, ऑर्नेट मतलब सजावटी, ऑर्नामेंट बना ना, ऑर्नेट सजावटी स्टाइल होता था। एलिजाबेथ के एरा के जो बाकी राइटर थे ना, उनका स्टाइल ऑर्नेट था, इलेबोरेट था। लेकिन बैकन का मैंने बता ही दिया आपको कैसा था, कंसाइज था, अफोरिस्टिक था, ब्रीफ था, यानी छोटा था, गागर में सागर भरने वाला था। बैकन्स प्रोज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसकी प्रोज कैसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम सीधी समझ में आती है हमारे, एकदम छोटी बात करता है वो। एंड एम्स एट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। और उसका एम क्या रहता है हमेशा, कि अपने आइडियाज़ का कम्युनिकेशन एकदम अच्छा हो। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, वो था कम्युनिकेशन। जैसे मेरी बात आपको समझ आ रही है तो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके ऊपर से जा रही है, इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेट करने का मतलब यही होता है कि आपकी बात मुझे समझ आए, मेरी बात आपको समझ आए। अब मैं कोई और लैंग्वेज बोलने लग जाऊँ, बंगाली बोलने लग जाऊँ, आप समझ लाते रहो वैसे ऐसे, वो कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ। अबाउट वर्क, ये पढ़ दो। The essay of studies by Sir Francis Bacon at the first essay in a series of 10 essays published in 1597. This essay is regarded as Bacon's masterpiece, enriched with styles, Latin vocabulary, fresh and new ideas, logical and relevant themes, and wisdom of the world. हाँ, तो इस ऐसे के बारे में क्या है, ये कब पब्लिश हुआ सबसे पहले, 1597 में। और ये ऐसे बैकन का क्या है, मास्टरपीस है। मास्टरपीस क्या होता है, सबसे बेहतरीन नमूना किसी चीज़ का। एनरिच्ड विद स्टाइलाइज्ड लैटिन वोकेबलरी। अब पुरानी इंग्लिश है ना, उसमें लैटिन वर्ड बहुत मिलते हैं देखने को। अब तो इंग्लिश चेंज हो गई काफ़ी। जैसे हम हिंदी में हमें संस्कृत वर्ड देखने को मिलते हैं बहुत सारे, क्योंकि संस्कृत से हिंदी बनी है, तो लैटिन से ही इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुई है, तो लैटिन वर्ड इसमें बहुत मिलते हैं हमें। और क्या है, फ्रेश एंड न्यू आइडियाज़, लॉजिक एंड रिलेवेंट थीम एंड विजडम ऑफ द वर्ल्ड। और दुनियादारी की समझ तो हमें यहाँ पे के कौन लाया ये तो पता नहीं मुझे। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी स्टडी के यूज बताए इसने। सर्व फॉर का मतलब स्टडी के यूज है। क्या यूज है, डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट, और तीसरा है। अब यहाँ पे आप देखो इसने ऐसे शुरू कैसे किया, सीधा टू द पॉइंट ही बात की है। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के टॉपिक पे आई। क्या पहले लोग प्रस्तावना बनाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, ये सीधा टू द पॉइंट बात की इसने। इसके सारे ऐसे एकदम से शुरू हो जाते हैं ऐसे ही। अब्रप्ट स्टार्टिंग बोलते हैं इसको, अब्रप्ट का मतलब एकदम से। तो पहली लाइन है ना, इसमें भी गागर में सागर ही है। देखो इसको हम बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टडी के 3 यूज़ हैं, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी मिलती है हमें स्टडी से। मिली कभी स्टडी खुशी क्या स्टडी से खुशी मिलती है, आपको पता नहीं है, और आपने वो खुशी बहुत बार हासिल की है। जब मन चाहिए चीज़ पढ़ने को मिल जाए ना, तब खुशी मिलती है। ये सिलेबस वाली पढ़ के तो नहीं मिलती कभी क्योंकि इसमें प्रेशर होता है। आपने कभी ऐसी चीज़ तो पढ़ी होगी जिसका आपको दिल करे, या नहीं पढ़ा कुछ भी? कोई स्टोरी पढ़ी हो, कोई न्यूज़ पढ़ी हो, अखबार में कोई अच्छी चीज़ पढ़ी हो जो आपके पसंदीदा हो, नहीं पढ़ा? आप मोबाइल के ज़माने के बच्चे हो ना। हम तो बचपन में किताबें ढूंढा करते थे, कहानियों की मिल जाए, कोई स्टोरीज की मिल जाए, अच्छी अच्छी चटपटी खबरों वाली मिल जाए,
अखबार घर में आता तो हम लड़ते थे कि पहले मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें कई ऐसे ऐसे पेज आते थे जिनमें कहानियाँ होती थी, फिल्मों की न्यूज़ होती थी। तो वो भी एक स्टडी का ही पार्ट है। स्टडी का मतलब कोई भी लिखी हुई चीज़ को पढ़ना, वो स्टडी। तो स्टडी का पहला काम क्या है? डिलाइट। और डिलाइट तो आपको देता ही है, आप पढ़ने के काबिल हो तो आप कोई भी चीज़ पढ़ के पता लगा सकते हो भी क्या लिखा है। अनपढ़ आदमी से पूछो दर्द है, जो बेचारा कुछ पढ़ नहीं सकता, वो बताएगा भी पढ़ने के क्या आनंद आते हैं। तो पहला यूज़ हो गया स्टडी का डिलाइट। दूसरा क्या है? ऑर्नामेंट। क्या होता है? आभूषण। आभूषण मतलब जैसे आपने पहन रखे हैं बालियाँ, कोका लगा रखा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, ये हमारे ऑर्नामेंट्स हैं। तो स्टडी भी एक ऑर्नामेंट है। कैसे? नहीं, नताशा, हाउ इज स्टडी एन ऑर्नामेंट? ऑर्नामेंट जैसे अपने जब किसी से कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं तब स्टडी हाँ, बोलते हैं तो अच्छी लगता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी है, वो किसी पार्टी में जाता है या कहीं भी गैदरिंग में मिलता है किसी से, और एक अनपढ़ आदमी होता है, आप पहचान जाओगे ना? पहचान जाओगे ना? एक तो मास्टर है, कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा मास्टर के, कोई भी किसी भी फील्ड का आदमी हो, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, विद्वान आदमी है, और एक कोई वैसे ही गंवार है, बेचारा पढ़ा ही नहीं कभी और छोटे मोटे काम करके जीवन चला रहा है। तो आपको कौन सा आदमी अच्छा लगेगा? पढ़ा लिखा आदमी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको बात करने का एक तरीका होगा, उसकी बात करने के टॉपिक ही अलग टाइप के होंगे, उसको एक सेंस होगा, उसके अंदर मैनर्स होंगे। तो वो आदमी सुंदर हुआ कि नहीं हुआ? आप कभी गौर करके देखना कि सुंदर आदमी हमेशा वो होता है जिसके मैनर्स, जिसके बातचीत करने का तरीका और जिसमें कपड़े वपड़े पहनने का तरीका हो। ऐसे तो सुंदर शकल से तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो इन चीज़ों को अच्छे से कैरी करता है वो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे स्टडी का मतलब यही हो गया, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसमें मैनर्स होते हैं, कल्चर्ड आदमी होता है, और वो हमेशा हमें सुंदर लगता है, अट्रैक्ट करता है अपने आप को। तो स्टडी क्या हुई हमारे लिए? ऑर्नामेंट भी हो गई। एबिलिटी तो पता ही है आपको, स्टडी से आपकी एबिलिटी बढ़ती है। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, पढ़े लिखे आदमी को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता जल्दी से, जितना अनपढ़ आदमी को बनाया जा सकता है। तो वो एबिलिटी भी बढ़ाती है उसकी। Their chief use for delight is in privateness, and retiring for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. तो डिलाइट का चीफ यूज़ क्या है? डिलाइट कब काम आती है? जब हम प्राइवेट में बैठे होते हैं या हम आराम कर रहे होते हैं, तब हम स्टडी करते हैं डिलाइट के लिए। ऑर्नामेंट के लिए कब यूज़ होता है? जब हम डिस्कोर्स करते हैं। डिस्कोर्स यानी वार्तालाप करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तब स्टडी हमारी बातों में झलकती है, तब वो ऑर्नामेंट का काम करती है, यानी हमें खुशी देती है। एंड फॉर एबिलिटी एंड इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। और एबिलिटी यानी क्षमता स्टडी की कब दिखाई देती है? जब हम जजमेंट करते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ पर निर्णय लेते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, तब वो स्टडी काम आती है हमारे। या बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं कोई भी, उसमें स्टडी काम आती है। आगे For expert man can execute and perhaps judge of particulars one by one, पढ़ दो आगे। but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. हाँ, जो लर्नड पर्सन होते हैं ना, वो हर चीज़ को बेटर हैंडल कर सकते हैं उन आदमियों की अपेक्षा जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़ दो आगे। To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affection. To make अफेक्शन नहीं है, ये है अफेक्टेशन। अफेक्शन होता है स्नेह और अफेक्टेशन होता है दिखावा। ये ध्यान रखना, अफेक्टेशन का मतलब दिखावा। आगे To make judgment wholly by their rules is the ह्यूमर ऑफ द a स्कॉलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी आ सकती है एक्सप्लेनेशन में, कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टडी में टाइम लगाना एक स्लोथ होता है, स्लोथ की निशानी है। स्लोथ का मतलब आलसी आदमी, निष्क्रिय आदमी, किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं। जो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ता है वो किताबी कीड़ा है। और आगे क्या था? to use them too much टू यूज़ देम टू मच for ornament. फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन। और ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी स्टडी दिखाना, ये दिखावा। ये दिखावा हो जाता है, फिर वो नेगेटिव लाता है, नेगेटिविटी लाता है। अब मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं आपके सामने अंग्रेजी बोलूँ तो मैं आपको सुंदर लगूंगा? तो ये झाड़ता रहता है अंग्रेजी, सीधे खाती खाता है, ज़्यादा आती है फिर वो काम की नहीं है स्टडी। ठीक है, आता है तो क्या है, ऐसा थोड़ी है आप जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पहलते रहोगे ऐसे फालतू में।
जहाँ ज़रूरत है वहाँ नॉलेज दिखाना चाहिए और एक अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए। यही तो बात कह रहा है, स्टडी सब कुछ नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेशन हो जाएगा। फिर वो अफेक्टेशन का मतलब दिखावा, जिसमें दम ना हो। और आगे क्या है, जजमेंट, सिर्फ स्टडी के आधार पर ही सारे डिसीजन ले लेना, ये क्या है एकदम, क्या लिखा के, ओनली बाय देयर इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, वो एक सनक हो जाती है। यानी हर चीज़ हम अपनी पढ़ाई के बेस पे जज नहीं करना चाहिए, कुछ हमें दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए। सारा कुछ किताबों से ज्ञान किया हुआ हमेशा सही नहीं होता है, ये मतलब इसका। आगे, They perfect nature and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions to much at large, except they be bounded in by experience. एक्सपीरियंस। तो वो स्टडी के बारे में एक और बात बताता है कि स्टडी जो है ना, हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती है ना, उनकी प्रणिंग करती है। प्रणिंग करने का मतलब है छंगाई करती है। जैसे एक पेड़ होता है, अगर उसको चारों तरफ से काटेंगे नहीं तो उसकी सारी शाखाएं अव्यवस्थित रूप से इधर उधर फैल जाएंगी और वो पेड़ गंदा लगने लगेगा। लेकिन अगर हम पेड़ की कटाई करते रहेंगे, ट्रिमिंग कहते हैं उसको, प्रूनिंग भी कहते हैं, प्रूनिंग करते रहेंगे तो पेड़ सुंदर लगेगा, अच्छे से बढ़ेगा भी। तो स्टडी क्या काम करती है, यही काम करती है, प्रूनिंग का। हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती है ना, स्टडी उनको और अच्छे से निखारती है। आगे, Crafty men contemn studies, simple men admire them, and wise ये भी men बहुत फेमस कोट है इसका कि क्राफ्टी मैन है वो स्टडी को कंडेम करते हैं। क्राफ्टी मैन का मतलब चालाक लोग, होशियार लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टडी की ज़रूरत नहीं होती, भगवान ने उनको ऐसा दिया होता है, एक नेचुरल टैलेंट दिया होता है कि उनको सब कुछ आ जाता है। आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको नॉलेज अच्छी होती है। मैंने कई देखे हैं ऐसे गांव के लोग होते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो उनको दुनियादारी का बहुत नॉलेज होता है, पढ़े लिखे को भी कई बार साइड में बिठा देते हैं वो। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, क्राफ्टी। इनको इसके लिए एक्चुअली धूर्त लोग हैं, धूर्त। और कुछ क्राफ्टी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चाहते हैं कि बाकी लोग ना पढ़ें, तो वो कहते हैं स्टडी कोई काम कीजिए नहीं, काम करो, खेतों में जाओ। उनके हिसाब से अगर वो पढ़ लिख गए तो उनका धंधा खराब कर देंगे, है ना, उन्हीं से ही सवाल जवाब करेंगे फिर वो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, क्राफ्टी। वो स्टडी को क्या करते हैं, contemn. कंडेम करते हैं। कंडेम करने का मतलब, कंडेम करने का मतलब होता है आलोचना करना, गलत ठहराना। आगे क्या था, Simple men admire. सिंपल मैन एडमायर देम। आम लोग क्या करते हैं, स्टडी की तारीफ करते हैं। लेकिन वाइज मैन क्या करते हैं, वाइज मैन स्टडी का यूज करते हैं। आप किस कैटेगरी में हो, हल्का किस कैटेगरी में, क्राफ्टी नहीं तो किस कैटेगरी में हो, अरे बोल दो ना, वाइज। हम बुद्धिमान लोग हैं, हम स्टडी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। आगे, For they teach not their own use, but that is a wisdom without them, and above them, born by observation. आगे पढ़ दो। Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find, talk and discourse, but to weigh and consider. हाँ, ये कहता है कि पढ़ाई हमें इसलिए नहीं करनी कि किसी दूसरे का हम विरोध करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, कन्फ्यूट करें, विवाद करें कोई, और ना ही जो पढ़ी लिखी बात है उस पर वैसे का वैसे विश्वास कर लेना है, उसको हमें चेक भी करना होता है। आगे, Some books are to be हाँ, ये मोस्ट फेमस कोट है बेकन का और इस एस्से का भी, पढ़ दो। Some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and डाइजेस्टेड। digested. यानी तीन टाइप की बुक्स बताई हैं। कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जिनको सिर्फ टेस्ट करके छोड़ दो, यानी काम की नहीं है बच्चे। आपके ज़माने में बुक्स का थोड़ा चलन कम हो गया, हमारे टाइम में बुक्स ही होती थी सब कुछ। एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स, स्टडी के लिए भी बुक्स, कुछ और टाइम पास करना है तो भी बुक्स होती थी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारी बुक ही अच्छी हों, कुछ बुक्स घटिया भी आती थी जिनसे टाइम वेस्ट होता है, फालतू की बातें। जैसे रील्स होती हैं आज के ज़माने में, तो रील्स आपको घटिया से घटिया भी मिल जाएंगी और बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगी। वो तो आप पे डिपेंड है कि आप चुनते क्या हो। आप कौवे बनना चाहते हो कि हंस बनना चाहते हो। कौवा उसमें से क्या चुनता है, कौवा कीड़े मकोड़े चुनता है, लेकिन हंस क्या चुनता है, समुद्र में से, सुना नहीं आपने, हंस मोती चुनता है, वही समुद्र है। अब ये डिपेंड ये करता है कि मोबाइल तो आजकल ज़रूरी है ही है,
इसमें सबसे दुनिया में अच्छी से अच्छी चीज़ें इसके अंदर है, दुनिया में बुरी से बुरी चीज़ें इसके अंदर है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ कैसे करते हो। मोबाइल ना, अगर मैं आप में से किसी का एक मोबाइल ले लूँ ना, तो मैं बता दूंगा ये बंदा कैसा है। मोबाइल आपका कैरेक्टर बताता है आजकल, क्योंकि उसके रील्स वही चलेंगी जो वो देखता है और वो यूट्यूब भी उसको वही वीडियो दिखाएगा जो उसने सर्च किए हुए हैं, जो वो देखना चाहता है। तो आप मेरा फ़ोन ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा भी सर किस टाइप के आदमी है या किस टाइप की इनकी हॉबीज़ हैं, है ना, ये क्या देखते रहते होंगे। या किसी का भी फ़ोन लेके आप ये पता लगा सकते हो आराम से। उसकी इंस्टा की 1-2 रील चला के देख लो, फेसबुक की चला के देख लो, यूट्यूब के वीडियो देख लो, यूट्यूब उसको कैसा दिखा रहा है। ये कितने समझदार हैं नेट वाले, इंस्टा वाले, और ये इनको सब पता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, इसको क्या देना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसमें से क्या लेना चाहते हो। मैंने ऐसी रील्स देखी हैं जो मतलब मज़ा आ जाता है देख के भी, ऐसा नॉलेज तो कहीं मिलना ही नहीं था। इतने अच्छे लोग हैं रील्स के ऊपर, इतने विद्वान लोग हैं, इतने अच्छी रील्स बनाते हैं, इंग्लिश की क्या किसी भी टॉपिक की आप देख लो, तो आनंद भी आता है, पढ़ने देखने में भी बढ़िया मिलता है। लेकिन वो तो अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको चुनते क्या हो। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, यही था ना, बुक्स की बात कर रहे थे कि कुछ बुक ऐसी होती हैं जो टेस्ट करके छोड़ देनी चाहिए, यानी वो काम की नहीं है। टेस्ट करने का मतलब बस यूँ देखा, पता लग गया भी हमारे लायक कुछ नहीं है इसके अंदर। मान लो कोई मैगज़ीन है, फिल्मों की मैगज़ीन है, अब वो फिल्मों की मैगज़ीन तो आदमी तब पढ़े जब एकदम फ्री हो या कोई काम ना हो या सब कुछ हासिल कर लिया हो। इसके बेचारे वो आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, वो क्या करेगा फिल्मों से, या फिल्म में जाना है तब तो चलो पढ़े। तो वो उसको देख के सरसरी निगाह से देख के, ये हो गया टेस्ट करना। आगे क्या है, सम बुक्स टू बी स्वेलोड। स्वेलो का मतलब गिटक जाना, जैसे हम दवाई गिटक जाते हैं ना, उसको चबाते नहीं है, टेस्ट नहीं लेते, बस वो खानी है तो खानी है, बस निगल लिया उसको। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पढ़ना तो ज़रूरी है लेकिन डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मोटी मोटी जानकारी उससे ले लो बस। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको चबा के पचाना है उनको, यानी वो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और उनमें हर चीज़ पढ़ने लायक है। तो बुक्स इसने 3 तरह की बताई हैं। आज के ज़माने में ये लागू हो सकती हैं हमारे रील्स पे या नेट पे, जो भी चीज़ें अवेलेबल है उन पे आपको लागू करना है। जब आपको डिसाइड करना है कि आपको मोबाइल का यूज़ कैसे करना है, उसको अपना मित्र बनाना है या उसको दुश्मन बनाना है। मैं इसके अगेंस्ट कभी नहीं हूँ, मेरे मुंह से आप कभी नहीं सुनोगे कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल हटा दो, ये जहर है, ये वो, कुछ नहीं है। ये आपके लिए वरदान है। ये आप बहुत लकी हो, आप इस एज में पैदा हुए हो कि आपके पास मोबाइल जैसी चीज़ है। कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी बोर हो रहे हो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यूज़ कैसे करना है, वाइजली, बहुत दिमाग लगा के अच्छी से अच्छी चीज़ें देखनी है। और ऐसी बात नहीं, आप एंटरटेनमेंट भी होता है उससे। आप इंग्लिश लिटरेचर की 2-4 रील्स देखोगे ना तो उनमें मज़ा भी आने लग जाएगा आपको। लिटरेचर क्यों, किसी का भी जीके की रील्स देखो आप भले, फिर ये वो दिखाएगा आपको, फिर ये वो गंदी चीज़ें दिखाएगा भी नहीं। उसको पता लग जाए सामने वाला बंदा सही है, इसको यही दिखाओगे। ओके, चलो आगे पढ़ दो। That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly. हाँ, ये बात तो समझ गए अपने। आगे, and with diligence and attention. Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. हाँ, यहाँ उसने एक और बताया कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसकी हम समरी पढ़ सकते हैं। डेप्यूटी का मतलब है कि कोई आदमी पहले जिसको पढ़ चुका है और उसने उस बुक का सार लिख दिया है, तो कुछ बुक्स हम उस समरी को पढ़ करके भी काम चला सकते हैं, ऐसा भी होता है। As distilled books are like common distilled. ऐसी बुक्स को उसने डिस्टिल्ड बुक कहा है। कौन सी बुक को, मान लो एक बुक है 100 पेजों की है, उसको 5 या 6 10 पेजों के अंदर उसका सार किसी ने लिख दिया, तो हमने वो 10 पेज पढ़ लिए, लगभग हमारी बुक का सार हमें मिल गया। इस बुक को हम क्या बोलेंगे, डिस्टिल्ड। डिस्टिल का मतलब होता है छनी हुई। प्योर वाटर होता है ना, उसको डिस्टिल्ड बोलते हैं। पानी को पहले भाप बनाते हैं, भाप से फिर पानी बनता है, वो पानी एकदम शुद्ध होता है, उसको डिस्टिल्ड बोलते हैं। तो ये इसको डिस्टिल्ड बुक का है। इसको आगे, Reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man. अब बताया कि रीडिंग से एक आदमी फुल मैन बन जाता है, पूर्ण आदमी बन जाता है। कॉन्फ्रेंस से आदमी क्या बन जाता है, रेडी बन जाता है। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, बोल सकते। हाँ, जैसे आप अपने कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं है क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, जब सभी बोलते हैं अपनी अपनी राय देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस। मैं पूछ लूँ भी तुम्हारी राय बताओ, तुम्हारी राय बताओ, इससे आदमी रेडी बनता है।
रेडी का मतलब हर चीज़ के लिए तैयार रहता है वो, एकदम उसके दिमाग चलता है ज़्यादा फिर वो, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से कुछ भी पूछा जा सकता है। और क्या था? And writing and exact. राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग यानी हर चीज़ अगर आप लिखते हो ना, आपको लिखने की आदत है, तो आप एग्जैक्ट आदमी बन जाओगे। एग्जैक्ट आदमी का मतलब आपको हर चीज़ अच्छे से याद रहेगी, आप कभी भटकोगे नहीं अपने मार्ग से। लिखने का मतलब है किसी चीज़ को इस हिसाब से लिख लेना कि टाइम आने पर आप एकदम एग्जैक्ट बता सकोगे क्या चीज़ थी। जैसे आपने किसी से पैसे लिए, उसको कहा भी 2% ब्याज लूँगा मैं, आगे बढ़ा के तना भी 1.5 की बात हुई थी। अब कहीं लिखा होता, साइन सुइन कराए होते, फिर तो एग्जैक्ट होती बात। सुनी सुनाई बात का क्या मतलब हुआ, है ना? फिर लड़ाई झगड़े का फ़ायदा ही नहीं है कोई। तभी तो हर काम रिटर्न में होता है। ये ऐसे सौदे होते हैं जो रिटर्न में तो होते हैं, सभी के साइन होते हैं, स्टाम्प पेपर पे लगते हैं कायदा। आजकल तो वो हो गया ना व्हाट्सएप, हर चीज़ रिटर्न में ही है। चैट डिलीट मत करो, बस पता लग जाएगा ये बात हुई थी अपनी, देख लोगे। वो सामने डिलीट कर दे तो अपने पास पड़ी है, सेव करके रख लो उसको। तो आजकल ये आसानी हो गई इन चीज़ों में। हम कई बार सौदे करते हैं ना, मान लो मकान बेचा, मकान खरीदने से तरह कई तरह की बातें होती है। जब रिटर्न में हो गई तो फिर वो व्हाट्सएप पे सारी डिटेल दिख जाती है, ये बात हुई है। तो राइटिंग क्या बनाती है? एग्जैक्ट मैन बनाती है। चलो पढ़ दो, थोड़ा सा रह गया, अपने पूरा कर And लेते हैं इसको। therefore, if a man write little, he had need have a great memory. हाँ, अगर आदमी लिखता कम है तो उसकी मेमोरी शार्प होनी ही चाहिए, वरना उसको दिक्कत आ जाएगी। If he conferred little, he had need have a present wit. And if he read little, he had need have much cunning. To seem to know that he doth not. डथ नो, डथ का मतलब डज है, डज। पढ़ दो आगे। Histories make man wise, poets witty, the mathematics subtitle. सेटिल, सेटिल बोलते हैं इसको। सेटिल का मतलब चतुर, निपुण। आगे। Natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend. ये देखो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बताएं फ़ायदे। हिस्ट्री से क्या होता है आदमी? इससे हिस्ट्री क्या बनाती है आदमी को? wise वाइज मतलब कैसे? अपने पिछले राजाओं वगैरह के सुनते हैं, उन्होंने किस टाइप से कैसे क्या युद्ध गलती किया, की किस उसने, कैसे युद्ध हो गया, क्या गलत फहमियाँ हो गई। तो पास्ट की कहानियों को पढ़ करके हम सीख सकते हैं उनसे। पर आदमी ऐसा जानवर है, जानवर क्या है, क्रीचर है, वो सीखता नहीं है। अपने कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री कई बार अपने आप को रिपीट करती है। तो हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, पर हम सीखते नहीं हैं। कई बार सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और क्या, पोइट विट्टी बना देते हैं। और मैथमेटिक्स क्या बनाती है? सेटिल, निपुण बनाती है मैथमेटिक्स। फिलोसफी क्या बनाती है? डीप। डीप यानी आदमी के थॉट्स होते हैं ना, वो काफ़ी गहरे हो जाते हैं उससे। मोरल ग्रेव, लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट। चलो पढ़ दो आगे। Abian studia in Morse studies passed into an influence manners. Nay, there is no stone or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies. Like as disease of the body may have appropriate exercises, bowling is good for the stone and reins, shooting for the lungs and breaths, gentle walking for the stomach, riding for the head and the like. So if तो वो ये कहता है कि दिमाग की कोई भी कमजोरी हो ना, वो स्टडी से दूर की जा सकती है। अगर आपके दिमाग में कोई भी दिक्कत है, स्टडी से आप ठीक कर सकते हो। जैसे आपको अगर याद कम रहता है तो मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए आपको। मैथमेटिक्स के जो रीजनिंग वाले सवाल होते हैं ना, जो आते हैं आजकल कंपटीशन में, फिर मेरी माँ ने कहा कि तू मेरे इकलौते बेटे का परदादा है, इस तरह से करके आते हैं ना, मैं उसकी क्या लगा। इन चीज़ों को करने से हमारा दिमाग क्या होता है? शार्प होता है, दिमाग तेज होता है। इन चीज़ों से करनी चाहिए एक्सरसाइज ये। तो इसमें तरह तरह के सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, कौन सा सब्जेक्ट क्या करता है। आगे जो उसने फिजिकल एक्सरसाइज बताए हैं, जैसे बॉलिंग होती है, उससे स्टोन और हमारी किडनी ठीक रहती है। शूटिंग से हमारे लंग्स ठीक रहते हैं। वॉकिंग से हमारा पेट ठीक रहता है। राइडिंग से हमारा हेड ठीक रहता है। उसी तरह से स्टडी से हमारा दिमाग ठीक रहता है। आगे। So if a man's would be wandering, let him study the mathematics. वॉन्डरिंग का मतलब अगर कोई आदमी वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग इधर उधर भटकता है, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? Mathematics. मैथ पढ़ना चाहिए। For in demonstrations, if his wit be called away never so little, he must begin again. हाँ, क्योंकि गणित में ऐसा होता है कि अगर उसने ध्यान थोड़ा सा भी भटकाया तो सारा सवाल गलत हो जाता है, फिर उसको दोबारा से करना पड़ता है सारा। तो फिर वो एकदम कंसंट्रेट होकर के फिर स्टडी करता है। If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are साइमनी सेक्टर्स। splitters of hairs. साइमनी सेक्टर का मतलब होता है बाल की खाल निकालने वाले। बाल की खाल निकालने वाले को क्या बोला? स्कूलमैन यानी टीचर्स।
तो अगर वो कहता है कि अगर किसी आदमी में ये दिक्कत है कि दो चीज़ों में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो उसको स्कूल में टीचर्स की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो हेयर स्प्लिटर्स होते हैं, साइमनी सेक्टर्स होते हैं, वो डीप तक जाते हैं किसी चीज़ की आगे। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases. So every defect of the mind may have a special receipt. हाँ, तो हर डिफेक्ट जो था माइंड का, उसके लिए अलग अलग एक दवा होती है जो स्टडी से हम दूर कर सकते हैं।